हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम रोटेशनल डायनेमिक्स के एमसीक्यू और उसके जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है वो हम आज के लेक्चर में बेसिकली कवर करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पास्ट मैंने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं उसके अंदर हम लोगों ने रोटेशनल डायनेमिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है और साथ ही साथ ये भी जाना है कि रोटेशनल डायनेमिक्स का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है या फिर उसके क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में हम उनके एमसीक्यू और जो उनके न्यूमेरिकल्स है उन्हीं सबको डिस्कस करेंगे, उन्हीं सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। सब बच्चों, मेरे हाथों में ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स की टेक्स्ट बुक है। उसके अंदर जो एमसीक्यू नंबर 1 है मैं वो आपके लिए रीड कर रहा हूँ। तो वो है, when seen from below, the blades of a ceiling fan are seen to be revolving anti-clockwise, okay, and their speed is decreasing, okay। ठीक है। आफ्टर दैट क्या कहता है कि सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, तो ये कह रहा है कि हमारे पास में एक बेसिकली फैन है। ठीक है। अब वो फैन को जब मैं नीचे से देख रहा हूं तो वो मुझे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए दिखता है और उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। ऐसा कब होगा? जब मैंने फैन को टर्न ऑफ किया होगा। यस, तभी ऐसा होगा। ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि उसका जो एंगुलर वेलोसिटी और जो एंगुलर एक्सीलरेशन उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो उसके लिए हम पहले थोड़ा सा समझते हैं लीनियर केस के बारे में। लीनियर केस क्या होता है? जैसे सपोज कर लो आपके पास में एक कोई भी मास m का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब अभी ये फिलहाल ऐसे रुका हुआ है तो अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, क्योंकि रेस्ट पर है। ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर एक फोर्स F अप्लाई किया, क्या होगा? इस F की वजह से इसके पास में एक एक्सीलरेशन आएगा और उस एक्सीलरेशन की वजह से इसके पास में क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा। ठीक है। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि जब मैंने F अप्लाई किया तो इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होने लगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो A है और जो V है दोनों ही क्या हो रहे हैं? सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। वही सेम कहानी तो इसके साथ में भी होगा कि अगर अल्फा और जो ओमेगा है दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ तो इसका स्पीड क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर दोनों का स्पीड क्या हुआ, अगर या फिर दोनों का जो डायरेक्शन है अगर अपोजिट हुआ तो क्या होगा कि उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। यस, एज लाइक कुछ ऐसा कि अगर सपोज हमारे पास में ये फैन है। ठीक है। अगर ये एक फैन है और ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे। ठीक है। अब यहां पर होता क्या है कि अगर मैं इसका एक डायरेक्शन निकालने की कोशिश करूं तो कहां आएगा? आपकी तरफ में। दैट इज जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा वो आपकी तरफ आएगा। ठीक है, ओके। अगर ये आता है और अगर अल्फा का जो डायरेक्शन है वो भी आपकी तरफ है तो ये जो फैन है ये क्या करेगा? अपनी स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, अपनी स्पीड इंक्रीज कर लेगा। ऐसा कब होता है? जब हम फैन को टर्न ऑन करते हैं। यस, ऐसे ही करते हैं हम लोग। ओके। अब जरा समझो, अगेन इसके ऊपर एग्जांपल पे आ जाओ कि अगेन अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है, अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में तो स्पीड क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक्स अप्लाई किया वैसे ही ये जो एक्सीलरेशन है अब उसका डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। क्यों? उसी को तो हम डी एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है। अब वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन रिवर्स डायरेक्शन में तो इसका मतलब क्या होगा? स्पीड विल डिक्रीज। वही सेम कहानी यहां पर भी होगी कि अभी ओमेगा और अल्फा दोनों ऐसे एक ही डायरेक्शन में थे, हमारे आपकी तरफ आ रहे थे तो इसका मतलब क्या हो रहा था कि फैन की स्पीड इंक्रीज हो गई थी। ठीक है। वो होता है जब हम टर्न ऑन करते हैं फैन को। ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर इन दोनों का डायरेक्शन रिवर्स हुआ तो वैसे ही क्या हो जाएगा? इस फैन की स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो अभी हम एज्यूम करते हैं कि हाँ ये रहा हमारा एक फैन। ठीक है, जो कि ऐसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं उसको नीचे से देखता हूं तो मुझे दिखेगा कि हाँ ये रहा डायरेक्शन। और मैंने आप लोगों को रोटेशनल डायनेमिक्स 01 में ये समझाया है कि अगर फैन हमको हवा दे रहा है, दैट इज अगर आप फैन के नीचे आ जाओ और फैन के नीचे आप देखोगे अगर आपको हवा लग रहा है तो इसका मतलब उसका जो डायरेक्शन है फैन का वो कहाँ है? आपकी तरफ में है। ठीक है। अगर आपकी तरफ में तो जो ओमेगा है, ओमेगा का डायरेक्शन क्या है? आपकी तरफ में। ठीक है। अगर फैन की स्पीड इंक्रीज हो रही है इसका मतलब अल्फा का डायरेक्शन भी आपकी तरफ है। लेकिन अगर सपोज जैसे ही मैंने फैन को टर्न ऑफ किया अब क्या होगा? हवा तो अभी भी हमको लग रहा है लेकिन अब हवा कम कम लग रहा है। इसका मतलब अभी भी ओमेगा कहाँ है? डाउनवर्ड ही है। लेकिन जो अब अल्फा है वो कहाँ चले गया? अपवर्ड। तभी तो हमारा जो फैन है उसकी स्पीड क्या हो गई? डिक्रीज। आपको मालूम चल रहा है मैं क्या कह रहा हूं?
ठीक है, एक बार फिर से कि जो फैन है, फैन का अगर हवा नीचे आ रहा है, इसका मतलब जो उसका ओमेगा है वो कहां पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर फैन की स्पीड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब मुझे हवा और भी तेजी 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 से लग रहा है, इसका मतलब मैं कहूंगा कि अल्फा और ओमेगा दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ऐसा कब होता है, जब हम फैन को टर्न ऑन करते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने फैन को टर्न ऑफ किया, अब हवा कम हो रहा है, अगेन कम हो रहा है, अगेन कम हो रहा है, हर एक सेकंड में कम हो रहा है। इसका मतलब हवा तो मुझे भी अभी लग रहा है, लेकिन कम कम होके लग रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो ओमेगा है, जो एंगुलर वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन अभी भी डाउनवर्ड है, लेकिन क्योंकि हवा कम लगना स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब फैन स्लो डाउन हो रहा है। और स्लो डाउन हो रहा है, इसका मतलब जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो कहां लगता होगा, अपवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन में लगता होगा। तो हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो कहता है कि एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड एंड एंगुलर एक्सीलरेशन डाउनवर्ड। गलत है, क्यों? अगर एंगुलर जो वेलोसिटी वो अपवर्ड है, तो इसका मतलब हवा कहां देगा, अपवर्ड देगा। अब समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, ओके। बी ऑप्शन क्या कहता है कि एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड है, हमको हवा लगता है, परफेक्ट है, और एंगुलर एक्सीलरेशन अपवर्ड है, यही ऑप्शन करेक्ट है। तो एमसीक्यू नंबर 1 का फर्स्ट जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, हम एक बार सी और डी की बात कर लेते हैं। तो सी क्या कहता है, बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन अपवर्ड। नहीं, गलत है, मतलब दोनों क्या होगा, हवा ऊपर लगेगा, बिल्कुल ही गलत है। अगर दोनों डाउनवर्ड है, यस, डी ऑप्शन वही है कि बोथ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन डाउनवर्ड, ये भी गलत है। क्यों? अगर ऐसा होता तो ये कब होता, जब हम फैन को टर्न ऑन करते हैं। ठीक है, तो जो एमसीक्यू नंबर 1 है उसका बी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड एंड एंगुलर एक्सीलरेशन अपवर्ड। ओके, ठीक है। चलो, अब हम एमसीक्यू नंबर 2 पे आते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 2 क्या कहता है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg tied to a 1.2 meter long string is rolled to perform vertical circular motion under gravity. Okay, minimum speed of a particle is 5 meter per second. Consider the following statement. ठीक है, फिर एक P और Q स्टेटमेंट दिया हुआ है। जो P स्टेटमेंट है वो कहता है मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी 5.5 मीटर पर सेकेंड, एंड क्यू स्टेटमेंट कहता है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन। तो ये हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद में 4 ऑप्शन दिया है, वो कहता है कि P करेक्ट है, Q करेक्ट है, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये हमको एक क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एमसीक्यू नंबर 2 को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने जो हमको गिवन डेटा दिया है, गिवन डेटा के अकॉर्डिंग क्या है कि एक पार्टिकल है जो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। उस पार्टिकल का जो मास है वो उन्होंने देके रखा है 1 kg, ये रहा 1 kg, और कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, और ये जो, अगर मैं इसको R कह देता हूं, तो ये हमको देके रखा है 1.2 मीटर। ठीक है, अब ये कहते हैं कि पार्टिकल क्या कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है। ओके, अब हम सब लोग जानते हैं कि हम इसको पॉइंट ए कह देते हैं, ये मिडिल वाले पॉइंट को पॉइंट बी कह देते हैं, और ये वाले पॉइंट को पॉइंट सी कह देते हैं। ओके, अब ये कह रहे हैं कि जो मिनिमम स्पीड है, पार्टिकल की जो मिनिमम स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। हम सब ने जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो हमने भी देखा था कि जो पार्टिकल की मिनिमम स्पीड होती है वो कहां होती है, पॉइंट ए पर। दैट इज, आप इसको कह सकते हो कि यहां पर VA की वैल्यू कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पार्टिकल की मिनिमम स्पीड यहीं पर होती है। अब वो कह रहे हैं कि जो P स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। वो क्या है, वो कहते हैं कि मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी 5√5 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड कहां होता है, पॉइंट सी पर, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो हम मान लेते हैं कि ये ऐसे हो गया, ये स्पीड कितनी हो गई, VC, दैट इज 5। ये हमको निकालना पड़ेगा। अगर ये 5√5 आ गया तो हम कह देंगे हाँ भाई, पॉइंट जो स्टेटमेंट P है वो करेक्ट है। अगर ये नहीं आया तो हम कह देंगे जो स्टेटमेंट P है वो गलत है। इन दिस सेम वे हम स्टेटमेंट Q को भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब कहानी यहाँ पर स्टार्ट होती है कि यहाँ पर तो हमको स्पीड पता है, लेकिन यहाँ पर स्पीड नहीं पता है, तो क्या करें। यस, क्या सोच सकते हो आप, क्या करें। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जहां पर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता, जहां पर हम थोड़ा सा सोचने में लग जाते हैं, वहां पर क्या अप्लाई करो, ऑटोमेटिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करो, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे अप्लाई करें, पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी ले लो, दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इन द सेम वे पॉइंट ए पर सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ले लेते हैं हम लोग। तो ये रहा
टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो एट पॉइंट ए पर क्या होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। वही सेम कहानी यहाँ पर भी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब अगर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो देखो हमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हम अपना ना रेफरेंस पॉइंट इसी सी को ही मान लेते हैं कि सी पर जो रेफरेंस अगर हमने उसको माना तो हम मानेंगे कि सी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो इसका मतलब यहां से यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, ये हाइट, मास ऑफ द पार्टिकल एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो यहां पर कितना आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी कहां पर, पॉइंट ए पर, तो वेलोसिटी तो पता है, हाफ एम वी ए का स्क्वायर। ठीक है, वही सेम कहानी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी पर, ये तो हमने माना था, क्या इसी को रेफरेंस पॉइंट माना है। इसका मतलब यहां पर कितना हो जाएगा, 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी का स्क्वायर। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर हर एक जगह एम है, तो ये कैंसिल कर दिया मैंने। कैसे, यहां से m को कॉमन लिया और ये टोटल m और ये m यहां से कैंसिल हो गया। मुझे चाहिए vc, इसको मैं अकेले रखता हूं, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, g। अब देखो यहां पर ना g क्या रखे हम लोग, g 9.8 रखे। हमेशा याद रखना जब आपको g मेंशन ना किया हो तो आपको हमेशा जो g की वैल्यू 9.8 ही कंसिडर करना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कह देता है कि हाँ यूज g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप उसको 10 यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यू जहां पर लिखा है वहां पर उन्होंने लिखा है यूज g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एकदम अप में लिखा है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो वहां पर उन्होंने लिखा है यूज g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम भी अपना जो g है उसको कितना यूज करेंगे, 10 यूज करेंगे। तो ये लिख दिया मैंने 10 इंटू ये h। अब ये h यहां से यहां तक मुझे ये पता है, तो ये होगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ r। तो ये कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ r मतलब 1.2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, वो 2.4। यस, gh हो गया प्लस v ये कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा vc स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, अब यहां पर ये 2 को हम अकेले रखते हैं, तो ये 2 यहां पर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना बन जाएगा ये, जब ये 2 देखो हो क्या रहा है, मैं इस 2 को यहां पर लेकर आ रहा हूं, तो ये दोनों को मिलेगा, इसको भी 2 मिलेगा और इसको भी 2 मिलेगा। ठीक है, जब इसको 2 मिला तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर मैं इस 10 को पहले ही से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 24, और ये 2 आके इसको 48 बना दिया। प्लस जैसे ही ये वाला 2 यहां पर आएगा तो क्या मल्टीप्लाई 2 गॉट कैंसल्ड, बचेगा क्या 25 विच इज इक्वल टू हाउ मच, वीसी का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये कितना आएगा 8 प्लस 5 इज 13, 4 प्लस 2 इज 6 और ये 7, ये हमारा रहा वीसी का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वीसी इज इक्वल टू अंडर रूट में 73, और ये किसमें मिलेगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या सर ये जो स्पीड है वो 5√5 के इक्वल आती है या फिर नहीं आती, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, अब हमको तो क्रॉस चेक करना पड़ेगा, तो हम कैसे कर लेते हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट देके रखा है वो कहते हैं 5√5 है क्या या फिर नहीं है। पहले तो मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही मैं पता कर पाऊंगा, तो जरा करने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू √5 को मैं क्या लिखूं। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा एक दिमाग हम लगाते हैं, वो दिमाग ये है कि अगर अंडर रूट में 4 होता तो हम इसको 2 लिख देते हैं बहुत ही आसानी से। अगर ये अंडर रूट में 9 होता तो हम इसको आसानी से 3 लिख देते। लेकिन ये इन दोनों के बीच में आ रहा है √5, और क्लोज किसके है, 4 के, √4 के क्लोज है, और √9 से बहुत ज्यादा दूर है। मतलब देखो अगर आप देखोगे तो ये 5 है, 5 और 4 का डिफरेंस 9 के लिए है, और 4 से 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इसको एक अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं कि ये जो होगा वो क्लोज टू 2 होगा, तो अप्रोक्सीमेट 2.1 या फिर 2.2 आप इसकी वैल्यू ले सकते हो। एक अप्रोक्सीमेशन, हम इसको लॉग से बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एग्जैक्ट भी नहीं बट एक उसके अप्रोक्स में क्या आ जाएगा, 0.23 डेसिमल तक हम देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। लेकिन मैं फिलहाल के लिए एक अप्रोक्सीमेशन मान के इसको 2.2 कह देता हूं। अगर मैंने इसको 2.2 मान लिया तो ये कितना आएगा 10 ज़ा, और ये कितना आएगा 5 2 ज़ा 10, अगेन 0, 5 2 ज़ा 10 और 11, और ये पॉइंट यहाँ पर। इसका मतलब ये आंसर होना चाहिए मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वो जो 5√5 कह रहे हैं उसका मतलब है कि यहाँ पर जो स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होनी चाहिए। तो क्या ये आती है,
क्या ये 11 मीटर पर सेकेंड आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। हम सब लोग जानते हैं कि अगर 11 मीटर पर सेकेंड आनी होती तो यहाँ पर वैल्यू कितना आता? 121 आता, है ना। अगर अंडर रूट में 121 होता तो हम उसको क्या कह देते कि हाँ ये करेक्ट है, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 11 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। लेकिन ये कितना आ रहा है? ये तो देखो, अगर इसी दिमाग से हम इसको निकालने की कोशिश करें जो हमने यहाँ पर किया, तो ये कितना आ जाएगा? ये 73 है। हम सब लोग जानते हैं रूट, अगर रूट कितना है 64 है तो उसकी वैल्यू 8 होती है, और अगर 81 है अंडर रूट में तो उसकी वैल्यू 9 होती है। ये कहाँ लाई कर रहा है? उन दोनों के बीच में। 64 से कितना आ गया है? 64 से 6 प्लस 3 9 आ गया है, और 81 से कितना आ गया है? 7 प्लस 8 8 9, ऑलमोस्ट ऑन इक्विवेलेंट। तो आप इसको एक अप्रॉक्स में कह सकते हो कि जो इसकी वैल्यू होगी वो कुछ 8.4 के आसपास में होगी या फिर 8.5 के आसपास में होगी। ठीक है, मालूम चल रहा है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट P है वो गलत है। वो कहते हैं कि एट पॉइंट C स्पीड मस्ट बी 5√5, नहीं है वो, क्योंकि हमने कैलकुलेशन किया वो कितना आ रहा है? इतना आ रहा है, या फिर आप 8 के आसपास में आ रहा है, 8.4 8.5 या फिर 8.6 के आसपास में आएगा। वो हम रूट से आराम से निकाल सकते हैं, हमारे लॉग टेबल से यूज करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, मालूम चला। इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट P इज रॉन्ग। ठीक है, अब स्टेटमेंट Q को हमको वेरीफाई करना है। कैसे करें? वही सेम कहानी। क्या कहते हैं वो कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पॉइंट ए पर मिनिमम टेंशन होता है, वो कितना होता है? पॉइंट ए पर जो टेंशन होता है वो होता है मिनिमम, दैट इज 0। हमने किया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लेक्चर में। ठीक है, और जो पॉइंट सी होता है वहां पर जो टेंशन की वैल्यू होती है वो होती है 6 टाइम्स ऑफ mg। ओके, तो वो कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस, तो हम भी ले लेते हैं डिफरेंस। डिफरेंस इज टीसी माइनस टीए विच इज इक्वल टू 6 mg माइनस 0। ठीक है, ओके। अब अगेन हम लोग यहां पर कहते हैं तो कितना आएगा? 6 इंटू एम इज हाउ मच? 1 इंटू जी इज हाउ मच? 10, दैट इज 60 न्यूटन। इसका मतलब क्या है? स्टेटमेंट Q इज राइट। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए कहता है ओनली स्टेटमेंट P इज करेक्ट, गलत है। बी कहता है ओनली स्टेटमेंट Q इज करेक्ट, परफेक्ट है। तो मतलब जो सेकंड एमसीक्यू है उसका जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी। सी क्या कहता है? बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। डी कहता है दोनों ही गलत है, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड एमसीक्यू का जो ऑप्शन है वो है करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है, दैट इज ओनली स्टेटमेंट Q इज करेक्ट। ठीक है, हम लोग थर्ड एमसीक्यू के बारे में बात करते हैं। अब थर्ड एमसीक्यू क्या कहता है? पहले मैं इसको रफ कर दूं। ठीक है, तब तक आप थर्ड एमसीक्यू रीड कर सकते हैं और खुद से थोड़ा सा एक बार सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग भी देख लेते हैं क्या होता है। ओके, सो थर्ड एमसीक्यू इज सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मूला या फिर एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया in terms of mass of the object and some of its distance parameters such as r and l etc। ठीक है, तो वो कहते हैं कोई एक जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा उसको आप सेलेक्ट करके दिखाओ चारों में से। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सही बात है, ठीक है, लेकिन 100% करेक्ट नहीं है। वो कहते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। यस, हम भी एग्री करते हैं, लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं है, 90-80% ही करेक्ट है। कैसे सर? जैसे मैं आपको कह दूं कि ये रहा मेरे पास में एक रिंग। ठीक है, अब रिंग का ये जो यहां पर सेंटर से पास कर रहा है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूं कि मेरे पास में एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, ठीक है, और उसका भी इस सेंटर के अलॉन्ग में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो वो आ जाता है mr का स्क्वायर। देख रहे हो, रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर आया, और जो हॉलो सिलेंडर है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है? mr का स्क्वायर। ये क्या हुआ? दो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। वो कह रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का भी सेम होना चाहिए, मतलब डिफरेंट होना चाहिए, बट यहाँ पर डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे दोनों का सेम आ गया। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है लेकिन 100% करेक्ट नहीं, इसलिए वो गलत हो गया। ठीक है, वो 90-80% ही करेक्ट है। ओके, ऑप्शन बी के बारे में जरा बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि व्हेन रोटेटिंग अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस अ हॉलो राइट सर्कुलर कॉन एंड अ डिस्क हैव द सेम एक्सप्रेशन फॉर देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है?
यस याद है, सेंट्रल एक्सिस से पास कर रहा है तो उसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये है मेरा डिस्क, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr²/2। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि हमारे पास में क्या है, और एक हमारे पास में है सेंट्रल एक्सिस और हॉलो राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो आप जरा इसी के ना ऊपर देखो, वो जो येलो में आपको बॉक्स बना के दिया हुआ है ना, उसमें लास्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म हॉलो राइट सर्कुलर कोन। उसका सेंट्रल एक्सिस के अराउंड में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना है, mr²/2। मतलब वो कहना चाहते हैं कि जो राइट सर्कुलर कोन है हॉलो, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और जो हमारे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो दोनों सेम है। यस, ऑप्शन बी करेक्ट कह रहे हैं, तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ही होगा। मतलब थर्ड एमसीक्यू का ऑप्शन भी, ऑप्शन जो थर्ड एमसीक्यू है उसका जो ऑप्शन है उसको वो भी कितना है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, जस्ट सी और डी के बारे में एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या कहते हैं। सी कहते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ पैरेललोपाइड रोटेटिंग अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इंक्लूड्स इट्स डेप्थ। बिल्कुल भी नहीं, गलत है। कुछ भी ले लो, देखो डेप्थ कभी भी वो इंक्लूड नहीं होता, यहाँ भी इंक्लूड नहीं हुआ डेप्थ। ठीक है, यहाँ पर चाहे ये रहे चाहे ये रहे, तो ऑप्शन सी तो गलत है ये। ठीक है, ऑप्शन डी के बारे में बात करें तो ये क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड एंड दैट ऑफ अ प्लेन शीट इज सेम अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस। ये भी गलत है। क्यों, जो जो हमारा रॉड होता है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml²/12, लेकिन जो एक शीट होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m ब्रैकेट में l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन में 12। मतलब जो शीट है उसके पास में लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो दोनों इंक्लूड हो गया। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन डी भी करेक्ट है, बट हम तो वैसे से चेक कर रहे थे। ठीक है, फॉर नॉलेज पर्पस। तो जो एमसीक्यू नंबर थर्ड है उसका ऑप्शन भी क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, अब हम फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ एमसीक्यू है, इन अ सर्टेन यूनिट द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इज √2.5। आगे क्या पूछते हैं वो, कि इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन इन द सेम यूनिट मस्ट बी। तो इसको हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं पहले, इसका मैं रफ कर लूं। क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन वो क्या पूछना चाहते हैं हमसे पहले। तो वो कह रहे हैं, हमको उन्होंने रेडियस ऑफ गायरेशन दे के रखा है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास में एक डिस्क है, ये रहा डिस्क, और ये एक्सिस यहां से पास हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये देखो क्या कह रहे हो सेंटेंस में, इन अ सर्टेन यूनिट द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इज। इसका मतलब देखो ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, इसी को हम ट्रांसवर्स, सेंट्रल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इसी को कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहां पर जो k की वैल्यू है वो है रूट में 2.5। ठीक है, समझ गए ना। ये हम कब कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन हम कब यूज करते हैं, मैंने आप लोग को बताया, जब हम श्योर नहीं होते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तभी हम किसका यूज करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन का। तो वो कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एक्सिस मतलब सेंट्रल एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड में जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो है रूट में 2.5। ओके, अब इस नॉलेज से हम क्या निकाल सकते हैं, इस नॉलेज से हम ये निकाल सकते हैं कि यार हमको तो पता है ना कि ये आई की वैल्यू कितनी होती है, mr²/2। पता है हम लोग को कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज हाउ मच, i इज इक्वल टू mr²/2। और अगर हमको नहीं पता होता तो हम क्या लिख देते कि i इज इक्वल टू हाउ मच, mk का स्क्वायर, जो कि इन्होंने करके दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने हमको k की वैल्यू दे दिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, मेरे को ये पता है उन्होंने क्या दिया है, ये दिया है, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं और हमको वहां से कुछ तो वैल्यू निकलेगी। तो देखते हैं जरा क्या निकलेगा। यहां से जब मैंने इक्वेट किया mk² इज इक्वल टू हाउ मच, mr²/2, तो ये m एंड m गॉट कैंसल्ड। ठीक है, यहां से k की वैल्यू ये पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, k² हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.5 विच इज इक्वल टू r²/2। ठीक है, ये 2 यहां पर जाएगा तो मुझे मिलेगा r² इज इक्वल टू हाउ मच 5, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स तो मुझे मिल गया रूट में 5। ये क्या मिला मुझे, ये मुझे मिल गया रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ दिस डिस्क मालूम चल रहा है। ओके, अब ये पहली कंडीशन तो हमारी हो गई। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन इन द सेम यूनिट मस्ट बी। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास ना अब ये जो डिस्क है अब वो ऐसे बन गया और यहां से एक टेंजेंट पास कर रहा है।
यही होगा, यही उनके कहने का मतलब है। ठीक है, देखो सेंटेंस क्या कह रहे हैं कि इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन। प्लेन में टेंजेंट कब होगा, यही होगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि यहां पर इस के की वैल्यू कितनी होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे के की वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाल लें और वहां से उसको इसके साथ में इक्वेट कर दें, जैसे हमने यहाँ पर इक्वेट किया तो हमको क्या मिल जाएगा, के की वैल्यू मिल जाएगी। बट पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसके अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो निकालते हैं, बहुत ही आसान है। ये क्या है, डिस्क का एक, इसका मतलब अगर ये रहा एक्सिस तो हम लोग ने पढ़ा है कैसे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लेक्चर में हमने देखा है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में डिस्क का अगर ऐसे एक्सिस पास हो रहा है तो वहां पर जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr² बाई कितना 4। ठीक है, मालूम चल रहा है ना, यहां पर हमको पता है। अब मेरे को यहां पता करना है, क्या यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर मैं यूज करता हूं तो मुझे मिल जाएगा जो है पर्टिकुलर में, जो कि ये प्लस md का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको और आगे लेके जाऊं तो क्या मुझे मिलेगा, यहां से मुझे मिल जाएगा mr का स्क्वायर बाई में 4 प्लस ये कितना होगा mr का स्क्वायर, क्योंकि r डिस्टेंस शिफ्ट कर दे हम लोग। ठीक है, अगेन इसको मैं सॉल्व करता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमको मिलता है m, ये 4 यहां जाएगा प्लस 5 mr का स्क्वायर अपॉन में 4। तो देखो मुझे यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, कितना आया 5 mr² बाई 4। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। वो पूछ रहे हैं इसी पॉइंट पे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो कितना आएगा इक्वेट करने से, ये हो गया mk का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 mr का स्क्वायर अपॉन में 4। m से m गया, k की वैल्यू चाहिए, ये r अब मेरे को पता ही r कितना है तो हम लिख देते हैं k स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 5, और ये रूट में है r तो स्क्वायर हुआ तो अगेन एक 5 हो गया अपॉन में 4। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स क्या मिलेगा के, ये दोनों 2 है, ये भी क्या है 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो इसका मतलब 5/2 रूट से बाहर आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2.5 आता है। तो मतलब के की वैल्यू कितनी है 2.5, कहां पर, यहां पर। ओके, ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन बी। तो मतलब 1 2 3 एंड 4 जितने भी एमसीक्यू है सबका ऑप्शन बी ही करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ एमसीक्यू का भी ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ एमसीक्यू देखते हैं। जो फिफ्थ एमसीक्यू है वो क्या कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। ओके, स्टेटमेंट पी दिया है, स्टेटमेंट क्यू दिया है, तो वो कहते हैं कि अ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ओके, हम सब लोग जानते हैं कि केपलर फर्स्ट लॉ से जो प्लैनेट होता है वो किस में रिवॉल्व करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, स्टेटमेंट क्यों कहता है कि अ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, जब हमको कैलकुलेशन करना होता है तो हम उसको सर्कुलर मान लेते हैं, वो भी ठीक है। तो ये कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कम्स इन फोर्स इन विच ऑफ दिस, दोनों में भाई, दोनों में, चाहे वो सर्कुलर हो चाहे वो इलिप्टिकल हो, दोनों में ही हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई होता है। क्यों अप्लाई होता है सर, क्योंकि नेट टॉर्क जीरो है। अगर टॉर्क जीरो है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो दोनों में ही क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा। ठीक है, समझ गए। तो वो ऑप्शन दोनों जिसमें दोनों ही करेक्ट हो, कौन सा ऑप्शन कह रही है, सी वाला, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर फिफ्थ एमसीक्यू। ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज फॉर बोथ पी एंड क्यू, दोनों में ही क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा। ठीक है, अब हम लोग सिक्स्थ एमसीक्यू देखते हैं। तो सिक्स्थ एमसीक्यू क्या कहता है, a thin walled hollow cylinder is rolling down an incline, ठीक है, without slipping। ओके, फिर कहते हैं कि at any instant the ratio of rotational kinetic energy और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी इज, तो रेशियो निकालना है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसको पहले रफ कर देते हैं, उसके बाद में देख लेते हैं कि क्या पूछ रहे हैं वो हमसे। तो एक इंक्लाइन बेसिकली सरफेस है, उसके ऊपर क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई भी एक रैंडम क्या कह दिए कि वो एक सिलेंडर है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, रोल डाउन कर रहा है, तो उसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो यार बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एमसीक्यू नंबर 6 क्या कह रहे हैं कि ये रहा हमारे पास में एक इंक्लाइन, थीटा ले लो इसको। अब ये ऑब्जेक्ट यहां से ये है एक कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, हॉलो सिलेंडर है। ठीक है,
अब ये हॉलो सिलेंडर है, तो अभी अभी हमने वहां पर देखा था कि हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, यस याद है ना, I इज इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, हॉलो सिलेंडर है इसीलिए, ठीक है, कौन सा एक्सिस पे, इस एक्सिस पे, ठीक है, ओके। तो ये कह रहे कि ये कहीं पर यहां पर आ गया। अब इसके पास में क्या है, इसके पास में है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसके पास में है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इन दोनों को सम कर दिया तो क्या मिल गया मेरे को, टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल गया। तो इन्हीं का रेशियो निकाल लेते, तो सबसे पहले हम क्या निकालें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाउ मच, कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही होता है। अब इसको अब हम लोग क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ आई की जगह पे एम आर का स्क्वायर, जहां पर आर क्या होगा, इसका रेडियस होगा, ओमेगा हम सभी लोग जानते हैं वी इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है। तो ओमेगा की जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, वी अपॉन में आर, तो यहाँ पे पुट कर दो वी स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, तो यहां से ये कैंसिल हुआ और मुझे मिलेगा क्या, हाफ एम वी का स्क्वायर, ये मेरा मिल गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मैं क्या फाइंड आउट करूँ अब, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ, वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये तो इक्वल ही है, अब क्या करें, ये देख लो ये दोनों कितना आ गया, इक्वल ही आ गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच, याद, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस हाउ मच, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, एम वी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एम वी का स्क्वायर। अब ये कह रहेगा इन्हीं का रेशियो बता दो यार, तो इनका रेशियो क्या होगा, अगर मैं इस टोटल को 1 मान लूं तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ दिस होगा। इसका मतलब जो इनका मैं रेशियो निकालूंगा वो क्या आएगा, 1:1:2। तो कौन सा ऑप्शन कहता है ये, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। फॉर एमसीक्यू नंबर 6 ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 1:1:2, ठीक है, बढ़िया। चलो अब ये तो रहा हमारा पूरा एमसीक्यू हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनके जो कि एक्सरसाइज है, जो कि अनसॉल्व प्रॉब्लम्स है, वो कहां से स्टार्ट होता है, वो आई थिंक स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 रीड करिए, थोड़ा सा समझिए खुद से एक बार, उसके बाद में मैं आप लोग को यहां पर बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं रीड कर रहा हूं, somehow an ant is stuck to the rim of a bicycle wheel of diameter 1 meter, ठीक है, while the bicycle is on central stand, okay, the wheel is set into rotation and it attains a frequency of 2 revolution per second in 10 seconds, ठीक है, with uniform angular acceleration, okay, calculate first number of revolution completed by the ant in these 10 seconds, ठीक है, सेकेंड टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वो भी ठीक है, एंड द लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, ठीक है, बस समझने का फेर है। पहले क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 12, उसका मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हमारे पास में एक व्हील है जिसका जो डायमीटर है वो है 1 मीटर, ओके सर, ठीक है। अब ये कह रहा है पहले तो ये रुका हुआ था, जब रुका हुआ था तो इसका मतलब जो इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब ये कह रहे हैं, देखो इन्होंने ना एक टर्म यूज किया है, वो टर्म है, उससे कंफ्यूज मत होना, वो टर्म इन्होंने यूज किया है कि इट अटेन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। देखो यहाँ पर ना कंफ्यूज मत होना, वो उन्होंने फ्रीक्वेंसी टर्म भले ही यूज किया है लेकिन उसका मतलब क्या है, देखो जरा उसका यूनिट देखो क्या लिखा है, वो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये क्या यूनिट है सर, हम लोग तो अपना जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जानते हैं उसका यूनिट क्या होता है, 1/t, याद है ना। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे सपोज कहीं पर टाइम पीरियड है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट कर रहा हूँ या फिर f से डिनोट कर रहा हूँ, तो जो उसका फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है 1 टाइम पीरियड, ओके। अगर मैं इसका यूनिट देखता हूँ ना तो इसको मैं या तो सेकेंड इनवर्स कहता हूँ या तो इसी को मैं हर्ट्ज कहता हूँ, HZ, ठीक है। ये किसके लिए केस है, जब लीनियर में हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे ये रहा एक ऑब्जेक्ट, अगर ये लीनियर मोशन कर रहा है, यहां से निकला यहां पर आया अगेन यहां पर आया, तो मैं कहता हूं कि इसका जो फ्रीक्वेंसी ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है।
तो लीनियर फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, हर्ट्ज होता है। यहाँ पर जो उन्होंने भले ही टर्म यूज किया है फ्रीक्वेंसी, उन्होंने एंगुलर टर्म यूज नहीं किया, लेकिन आप समझो थोड़ा सा, उन्होंने यूज किया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बाद में उन्होंने कह दिया कि ये है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अब जरा समझो कि रिवॉल्यूशन कब आता है, जब पार्टिकल क्या करे, सर्कुलर मोशन करे। और इसका मतलब उन्होंने हमको क्या दिया, उन्होंने हमको दिया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यही होगा, देखो जरा, जो ओमेगा होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये समझो, 2 पाई अपॉन में टी, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूं कि ये है, जैसे देखो ये मल्टीप्लीकेशन विद 1 होता है हमेशा, ठीक है। तो जरा इस क्वांटिटी को ध्यान से देखो, ये क्या है, ये 1/t है। 1/t क्या होता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 2 पाई एन या फिर 2 पाई एफ। अब जरा समझो, देखो अगर ये टोटल मैंने लिखा तो इसको मैं क्या कहूंगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर मैंने ये फॉर्मूला लिखा तो मैं कहूंगा एंगुलर वेलोसिटी। जैसे देखो कंफ्यूज मत होना, समझने की कोशिश करो, ये रहा मेरा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, दैट इज लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर मैं इस लीनियर फ्रीक्वेंसी में 2 से मल्टीप्लाई, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं उसी को कहता हूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मालूम चल रहा है आपको। तो यहां पर भी ये जो ओमेगा है वो ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह लो, उसको आप कह लो एंगुलर वेलोसिटी, बात एक ही है क्योंकि दोनों ही फॉर्मूला क्या है, एक जैसा ही है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। इसका मतलब जो उन्होंने दे के रखा है, उन्होंने दे के रखा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो अगर मैं उसको अपने लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो मैं उसको लिखूंगा ओमेगा एफ इज इक्वल टू हाउ मच, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। बस इसी को मैं, क्योंकि रिवॉल्यूशन है, मैंने आप लोगों को रोटेशनल डायनामिक्स 01 में सिखाया है कि अगर यहाँ पर रिवॉल्यूशन है तो आप उसको क्या कर सकते हो, 2 इंटू 2 पाई। अब ये आप कह दो पर सेकेंड, इसका मतलब ये किस में आ गया, अब ये आ गया हमारा रेडियंस पर सेकेंड में, दैट इज यहां से मेरे को ओमेगा एफ मिल गया कितना, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। मालूम चल रहा है, ठीक है। अब इसी को मैं क्या कर सकता हूं, इसी को मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है। इसी चीज को मैं सेम क्वांटिटी में कह सकता हूं, लेकिन अब देखो जरा, ये ओमेगा है, अगर मैं इसको 2 पाई से डिवाइड कर दूंगा तो अगेन मैं उसको क्या कह दूंगा कि ये मेरा क्या है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। जैसे देखो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। लीनियर फ्रीक्वेंसी में, लीनियर फ्रीक्वेंसी हमने देख लिया, ठीक है। लीनियर फ्रीक्वेंसी में अगर आपने 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कन्वर्ट किस में हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी में हो गया, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक ही चीज है। कैसे सर, कैसे, जरा देखो, अगर मैं इसका यूनिट लिखता हूं, ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या आएगा, देखो जरा, सेकंड इनवर्स आएगा, क्योंकि 2 पाई तो एक नंबर है, भले ही इनका यूनिट होता है, देखो ओमेगा का यूनिट कितना है, रेडियन पर सेकेंड, इनके पास में यूनिट है, लेकिन जो इनका फ्रीक्वेंसी का अगर मैं डायमेंशन निकालूंगा ना, इसी ओमेगा का डायमेंशन निकालूंगा ना, तो वो कितना आएगा, m0 l0 t⁻² आएगा, -1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ओमेगा है। और हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका भी यही यूनिट है, यही डायमेंशन है, ठीक है। तो दोनों चीजें है सेम, बस कहने का फर्क है, ठीक है, बस समझने का फर्क है। अगर मैंने लीनियर फ्रीक्वेंसी कहा, इसका मतलब मैं लीनियर केस में बात कर रहा हूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह दिया तो उसका मतलब मैं 2 पाई से उसको मल्टीप्लाई करके कह दूंगा, ओके, ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक है। इतना पार्ट तो आप लोग को समझता होगा, ठीक है। चलो अब इसके हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, ओमेगा एफ मिल गया मुझको, ठीक है। अच्छा, टाइम भी इन्होंने दे के रखा है, टाइम कितना दे के रखा है, टाइम इज हाउ मच, 10 सेकेंड्स। ये पूछ रहे हैं मुझसे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड इन 10 सेकेंड्स, ठीक है, तो आराम से हो जाएगा, टाइम दे दिया इन्होंने, पूछ रहे हैं कि क्या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पता करने को कह रहे हैं। तो यार नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कब पता चलेगा, जब मैं थीटा निकाल लूंगा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं, उसके बाद में उसको 2 पाई से डिवाइड कर दूं, तो मेरा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब लेकिन तो देखो यहाँ पर तो ठीक है, ओमेगा आई है, ओमेगा एफ है, टाइम भी दे दिया है, तो मैं क्या निकालू, डायरेक्टली थीटा निकालता हूँ। लेकिन अगर जब मैं थीटा निकालने जाता हूँ, जैसे देखो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, क्या होगा, ओमेगा आई टी प्लस यहाँ पे क्या आएगा, हाफ अल्फा टी। जरा समझो, थीटा मुझे निकालना है, ये नहीं दिया है, हाफ नंबर है, अल्फा नहीं पता है, तो इसका मतलब पहले मैं क्या निकालू, पहले मैं थोड़ा सा अल्फा निकाल लूँ। जैसे ही अल्फा निकला, अल्फा यहाँ पुट करूंगा तो मेरे को थीटा निकल जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड दे के रखा है, ठीक है। और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 पाई से, तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
तो जरा करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। यहां से मैं देखता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओमेगा एफ इज हाउ मच 4 पाई, ये रहा 4 पाई इज इक्वल टू ये कितना 0 प्लस अल्फा, और टाइम कितना देख रखा है 10 सेकेंड। अब अगर मैं इसको करूँ तो अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच 0.4 पाई रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये निकल गया मेरा अल्फा। अब ये अल्फा पुट करो तो यहां पर, तो ये क्वांटिटी तो 0 हो गई, तो मुझे मिल गया थीटा इज इक्वल टू हाफ, अल्फा की वैल्यू इज 0.4 पाई इंटू टाइम, टाइम इज हाउ मच 10, सो 10 इंटू 10। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.2, और कुछ हो सकता है, ये हो सकता है क्या, देखो ये 10 है, इस 0.2 को 2 बना देगा, और ये जो 10 है इसको 20 बना देगा। तो यहां से जो मुझे थीटा मिल रहा है, थीटा इज हाउ मच 20, और ये पाई बचा ये, और ये हो गया मेरा रेडियंस। ठीक है, समझ गए। तो ये अब मुझे मिल गया थीटा। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो अब जरा इसको लिखिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू हाउ मच थीटा अपॉन में 2 पाई, दैट इज थीटा इज हाउ मच 20 पाई अपॉन में 2 पाई विच इज इक्वल टू पाई से पाई गया, ये हो जाएगा 10। तो ये कितना है 10 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हो चुका है सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरा, कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय दी आंट इन दिस 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में ये जो हमारा आंट है वो 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व। अब सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं, ये सेकेंड पार्ट कहते हैं कि टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, एंड लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। पहले हम फर्स्ट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट रिवॉल्यूशन की बात करूं तो कैसे निकलेगा, फर्स्ट रिवॉल्यूशन का मतलब क्या, थीटा इज हाउ मच 2 पाई। तो यार यही इक्वेशन वापस से यूज करना है। ठीक है, तो वापस से यूज कर लेते हैं हम ये इक्वेशन को, कि थीटा इज इक्वल टू हाउ मच ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि एक रिवॉल्यूशन के लिए फाइंड आउट करो, तो एक रिवॉल्यूशन के लिए हो जाएगा ये 2 पाई विच इज इक्वल टू, ये तो पार्ट 0 हो गया, बचा क्या हाफ अल्फा, अल्फा इज हाउ मच ये 0.4 पाई इंटू अगेन टी का स्क्वायर, वो पता करना है, टाइम पता करना है, तो ये इसको टी का स्क्वायर ही रहने दो। ये 2 से अगेन ये हो गया 0.2। अब टी स्क्वायर को अकेले रखो क्योंकि वो मुझे पता करना है, बाकी सबको यहाँ पर ट्रांसफर करो, तो ये हो जाएगा 2 पाई। अब जैसे देखो यहाँ पर ना एक चीज और हम सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, ये है यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी पाई, तो मैंने कट कर दिया, बचा क्या 2 अपॉन में 0.2 विच इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। अब यहां से मुझे मालूम चलता है कि अगर मैं इसको लिखूं टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ऊपर नीचे 10 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 10, दैट इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 10, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या मिलेगा टी विल बी हाउ मच अंडर रूट में 10। ये क्या है मेरा, ये सेकेंड्स में आया। ठीक है, अब सर अंडर रूट 10 की क्या वैल्यू होगी, अंडर रूट की वैल्यू ना 10 एक अप्रोक्सीमेशन में आप इसको कह सकते हो 3.14, एक अप्रोक्सीमेशन है, बट अगर आप एग्जैक्टली निकालते हो तो क्या आएगा, वो कुछ आता है हमारा 3.16 के आसपास आता है, अगर हम इसको लॉग से निकालते हैं तो। ठीक है, अभी हम सीखेंगे कि लॉग कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में, फर्स्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इस आंट को कितना टाइम लगेगा, 3.16 या फिर 3.14 या फिर अंडर रूट में 10 सेकेंड्स लगेगा। ठीक है, समझ गए। ओके, तो ये रहा हमारा सेकेंड का हाफ पार्ट भी हो गया। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड आउट दी अगेन वही कि लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा रफ मैं करूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रफ करूंगा, आप इसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, ओके, इतना पार्ट समझा। ओके, मैं रफ कर रहा हूं, तो ये पार्ट में थोड़ा रफ कर दूं, बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा, चलेगा। ओके, तो ये कह रहे हैं कि अब लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है। जैसे देखो हम लोगों को पता है कि ये टोटल कितना राउंड कंप्लीट कर रहा है, 10th राउंड टोटल कंप्लीट कर रहा है, टोटल 10 राउंड कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये पूछ रहे लास्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इसका मतलब अगर जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो आंट है उसने अगर यहाँ पर 9th रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, तो अब वो किसके लिए जाएगी, वो जाएगी अब 10th रिवॉल्यूशन के लिए। तो ये रहा हमारा 10th रिवॉल्यूशन।
ठीक है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का टाइम, थोड़ा सा समझिए, यहां से लेके यहां तक का टाइम, ठीक है, ओके, यहां से लेके यहां तक का टाइम हमको चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो होगा ये होगा हमारा लास्ट रिवॉल्यूशन, तो हमको इसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, थोड़ा सोचिए। तो ये बहुत आसान है कि हमको इसके लिए पता कर लेते हैं कि नाइन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इस आंट को कितना टाइम लगा, ठीक है, और ये 10th रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको 10 सेकेंड लगा था, ये हमने देख लिया है, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसके टाइम से इसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, हम करेंगे कि वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सबसे पहले तो, कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। ये 9th रिवॉल्यूशन कंप्लीट करा, इसका मतलब 18 पाई, ठीक है, इज इक्वल टू ये पार्ट है 0, अगेन हाफ अल्फा इज हाउ मच 0.4 पाई इंटू टी का स्क्वायर, इज टी का स्क्वायर तो पता करना है, ठीक है। अगेन ये 2 से ये हो जाएगा 0.2, ये पाई से ये पाई गया, आंसर में आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 अपॉन में 0.2 विच इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2, है ना, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 90, दैट इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 90। अब अगर मैं इसको टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, टी विल बी हाउ मच अंडर रूट में 90। अब ये सेकेंड्स में मिल गया, ठीक है। अब ये मिल गया मेरे को, मतलब मेरे को 9th रिवॉल्यूशन करने में टाइम कितना लगा वो मुझे मिल गया है। मेरे पास में 10th रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको टाइम लगा 10 सेकेंड, तो दोनों का माइनस कर दो। प्रॉब्लम ये है कि ये तो नंबर में है, ये नंबर में नहीं है, तो अब इसमें नंबर लाना पड़ेगा, और यहां पर लाने के लिए अब मेरा अप्रोक्सीमेशन एग्जैक्टली करेक्ट नहीं हो सकता, तो अब हमको लॉग का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यार बहुत आसान लॉग टेबल है, ठीक है, आप लॉग टेबल भी आपके साथ रखिए और देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। कि तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक है। बच्चों ऐसा हो सकता है कि आपको लॉग में बहुत सारा डाउट हो, तो मैं क्या करूंगा, ये लेक्चर के बाद में मैं एक पूरे ना हाउ टू यूज लॉग उसके ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा, या फिर जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद में मैं एक लॉग के ऊपर पूरा वीडियो एक अच्छे से अलग ही बना के उसमें समझा दूंगा कि हम लॉग टेबल का यूज कैसे करते हैं। फिलहाल आप अपने हाथ में लॉग रखिए और मेरे साथ में साथ ही साथ करिए, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा पार्ट समझ में आ जाएगा, बाकी जो डिटेल में होगा कि हर एक चीज हम स्क्वायर कैसे लेते हैं, हम इनवर्स कैसे लेते हैं, वो सब के लिए मैं एक अलग ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स करेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, log of t is equal to how much, again log of ये किस में आ जाएगा, 90 में आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से ना, अब यहाँ से करने के लिए सबसे पहले तो आपको ना 3 फॉर्मूला पता होना चाहिए लॉग का। इसके आगे बढ़ने के लिए हमें एक 3 फॉर्मूले की नीड है, तो वो 3 फॉर्मूला मैं आप लोग के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ साइड में, ठीक है। अब वो 3 फॉर्मूला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लॉग के लिए। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा लॉग का, वो कहता है कि log ऑफ अगर m इंटू n है, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ठीक है। मालूम चल रहा है, अगर log में m इंटू n है तो ये हो जाएगा log m प्लस log n। सेकेंड जो फॉर्मूला है वो कहता है कि अगर हमारा log है m डिवाइड विथ n, तो ये बन जाता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ये इन सबका जो बेस है वो 10 है बेसिकली फिलहाल के लिए, ठीक है। अभी ये क्या होता है, बेस 10 क्या होता है, बेस ई क्या होता है, वो सब हम डिटेल वाले लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है, ओके। जो थर्ड फॉर्मूला है वो कहता है कि अगर हमारे पास में log ऑफ m रेज टू n है, मालूम चला आपको, ऐसे है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये रहेगा, ये n ना आगे आ जाता है, ये m के पावर में है तो ये n आगे आ गया, एज लाइक हमारा जो डिफरेंशिएशन में होता है, और ये हो गया log ऑफ m, ओके, समझ गए। ये 3 फॉर्मूला अगर आपको आ गया तो आप समझ लेना आपसे लॉग हो गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये कहानी कहां पर आगे देख रहे हैं आप, अब क्योंकि ये रूट में 90 है तो हम 90 को क्या लिखते हैं, हम आप लोगों को पता होगा कि हम रूट 90 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 90 रेज टू 1/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी। कैसे करें इसको, ये हो जाएगा log ऑफ t, इसको मैं लिख सकता हूं log 90 रेज टू 1/2। अब थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 1/2 आगे आ जाएगा
और मैं लिख सकता हूँ log ऑफ t इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 90। ठीक है। अब बच्चों एक चीज याद रखना कि ये 2 से 90 को कट मत कर देना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी log आ गया है, अब ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं रहा इसके साथ में। ठीक है, एक बात याद रखना कि ये 2 से इस 90 को कट मत करना। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, log है। ओके, इस बात का ध्यान रखना। अब मेरे को लेना है इसका log, तो अब अगर इसका हम log लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो कैसे ले इसका log? log टेबल उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब जब log टेबल ये रहा, ठीक है, मेरे पास में ये log टेबल है। ओके, अब log टेबल में log वाले कॉलम में आ जाओ, लॉगरिथम लिखा है उसके ऊपर। ठीक है, उसके अंदर हमको क्या देखना है, log ऑफ 90। तो log ऑफ 90 कहाँ दिख रहा है? log ऑफ 90 का 0 कॉलम में देखना, क्या दिख रहा है, 9542। यस, 9542। तो अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है। लिखने का तरीका ये है कि हम इसको पहले लिखते हैं log ऑफ t विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ 1/2 तो है ही है, 1/2 तो है ही है। ठीक है, एक चीज और भी, यहाँ पर देखो डिजिट काउंट करो, कितना डिजिट है, 1 और 2, 2 डिजिट है। तो हमारा जो लिखने का तरीका होता है ना, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ये रहा, अब ये तो मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तो ये हो गया, यहाँ पर 2 डिजिट है तो उसमें से एक डिजिट माइनस करो, मतलब 2 है तो वहां पर 2 - 1 इज 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 पॉइंट। अगर सपोज यहाँ पर 3 डिजिट होता, 1 2 3, यहाँ पर कोई एक 1 नंबर या फिर 2 नंबर कुछ भी और होता, ठीक है, तो हम उसको काउंट करते 1 2 एंड 3। तो हम क्या करते 3 - 1, 3 - 1 दैट इज 2, तो मैं यहाँ पर लिखता 2 पॉइंट। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके, अब जरा समझो कितना आया था हमारा log ऑफ 90, 9542, तो मैंने लिख दिया 9542। ठीक है, बस इतना सा हो गया। अब आप देखो, अब ये जो पार्ट है ना, अब ये दोनों ही नंबर है। अब आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो, तो डिवाइड कर लेते यार। तो ये होगा, डिवाइड करने पे 0.19 है तो 9 से गया, बचा कितना 1, 15 हो गया, ये बचेगा 7, अगेन 1 गया, 14 हो गया, तो ये अगेन 7 हो गया, कुछ नहीं बचा, 2 है तो ये हो गया 1। तो मुझे जो मिल रहा है वो मिल रहा है log ऑफ t विच इज इक्वल टू 0.9771। ठीक है, ये मुझे log मिल गया। अब मुझे इसका एंटी लॉग लेना है, तो मैं यहां पर लिखूंगा टेकिंग, ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। ओके, अब अगर टेकिंग एंटी लॉग में लेता हूं तो यहां से देखो, जैसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मैं x को डिफरेंशिएट करूं और उसी x को अगर इंटीग्रेशन करूं तो मेरे को वापस से वही सेम चीज क्वांटिटी मिल जाती है, x ही मिल जाता है। ठीक है, जैसे x को मैं डिफरेंशिएट करूं और x को ही मैं इंटीग्रेट करूं, डिफरेंशिएशन करने के बाद में इंटीग्रेशन लगा दूं, तो देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वैसे ही लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पर लॉग है, अगर जैसे मैंने एंटी लॉग लिया वैसे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग, और एंटी लॉग गया, बच गया ये सिर्फ मेरा t। ठीक है, अब मुझे इसका एंटी लॉग लेना है। ठीक है, तो एंटी लॉग के लिए हम कुछ ऐसे लिखते हैं AL, और ये हो गया 0.9771। ठीक है, ये है एंटी लॉग। ठीक है, ओके, अब एंटी लॉग के टेबल में चलते हैं। तो लॉगरिथम के जस्ट बाजू में एंटी लॉग का है, एंटी लॉगरिथम। तो उसके अंदर हमको देखना क्या है, देख रहे हैं पॉइंट है, तो यहां भी आपको हर एक जगह पॉइंट ही दिखेगा। तो हमको लेना है 97, हमको लेना है ये 97 का 7 में और 1 का मीन डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पर 97 में आ जाओ, 97 कहां दिख रहा है, 0.97 दिख गया। 0.97 का आपको 7th कॉलम में देखना है, तो कहां जाओगे, आगे जाओ, 0.97 का 7th कॉलम में, ये 7th कॉलम में दिख रहा है 9484। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 1 इज अ मीन डिफरेंस, तो मीन डिफरेंस के कॉलम में आ जाओ, और वहां पर जो 1 का है वो कितना है, 2 है। तो ये जो मीन डिफरेंस होता है ना, उसको हम ऐड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो वैल्यू 9484 में 2 ऐड करो, कितना हो जाएगा 9486, तो वो हमारा आंसर हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो हमारा पार्ट आया ये आ गया 9486। ठीक है, 9486, ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, एंटी लॉग की। अब जरा हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये जो मैंने 9 लिखा है, ठीक है, अब ये तो वैल्यू मैंने लिख दिया। ठीक है, एक चीज और, क्योंकि यहाँ पॉइंट के पहले क्या है, 0 है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इंटू 10⁻�0। और समझो, अगर यहाँ पर 1 होता तो मैं लिखता 10⁻1, अगर यहाँ पर 2 होता तो मैं यहाँ पर लिखता 10⁻2। आगे क्वेश्चन हम करेंगे ऐसे, ठीक है, देखना आप लोग।
और एक चीज, क्योंकि ये एंटी लॉग है तो हम ना जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो अपने आंखें बंद करके आराम से यहाँ पर एक पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है, और ये करेक्ट है। ये अगेन क्या है सर, प्रॉपर्टी ऑफ एंटी लॉग है कि हमने इसका लॉग ले लिया, इसका एंटी लॉग ले लिया, तब एंटी लॉग लेते तो ये नंबर लिख दिया और नंबर के बाद में जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद में हम पॉइंट लगाते हैं। तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है टी का वो कितना है। अब देखो ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कितनी आएगी, 1 आएगी। क्यों, क्योंकि हम सभी को पता है a रेज टू 0 इज हाउ मच 1, या फिर एनीथिंग रेज टू 0 इज हाउ मच 1। बट एक कंडीशन होती है कि ये जो a होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। बाकी 0 को छोड़ के कोई भी रहेगा, वो कोई भी नंबर रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 आएगी। तो यहाँ पे कितना 10:0, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसका मतलब जो t मिला वो कितना मिला, 9.486 सेकेंड्स। इसका क्या मतलब है सर, इसका ये मतलब है कि जो रूट में हमारा 90 था उसकी जो वैल्यू वाली कितनी आ रही है, 9.486, ठीक है। अब बच्चों एक बात और याद रखना, ये जो वैल्यू है ना ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है, मतलब क्लोज टू वैल्यू है, ठीक है। जैसे ये जो लॉग है ना ये हमको परफेक्ट वैल्यू नहीं देता, ठीक है, ये हमको क्लोज अप्रॉक्स में वैल्यू देता है, मतलब उसके आसपास। जैसे ना एक लाइन है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हमारे पास में कुछ भी नहीं पता, या तो हमारे पास में कुछ भी नहीं पता या तो हमको उसके अप्रॉक्स का डिस्टेंस पता है तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। हाँ एक बात हमेशा याद रखना, हमारा जो साइंस है या जो हमारा फिजिक्स है उसके अंदर ना अप्रॉक्स ही चलता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से सन तक का डिस्टेंस कितना है तो एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, हम मेजर टेप लेके फाइंड आउट नहीं कर सकते ना। तो हमने क्या किया, उसको एक अप्रॉक्स पता कर लिया। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हमको कुछ भी नहीं पता एक तो, या फिर हमको कुछ अप्रॉक्स डिस्टेंस पता है, तो वही सेम कहानी हमारा लॉग भी करता है, ठीक है। तो हमको लॉग ने इतने डिजिट तक एक अप्रॉक्स वैल्यू ला के दे दिया, ओके, ठीक है। तो ये रहा हमारा टी। जब उसने कितना 9th रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया तब मैंने उसका टाइम निकाल लिया। मुझे किस लिए चाहिए था, लास्ट राउंड के लिए, तो हम क्या करें, इसमें से ये माइनस कर दे, इसके टाइम में से इसका टाइम माइनस कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे टू कंप्लीट लास्ट रिवॉल्यूशन, या फिर टाइम बोलो, टाइम टेकन टू कंप्लीट लास्ट रिवॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम टेकन टू कंप्लीट लास्ट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू हाउ मच, टाइम टेकन टू कंप्लीट 10th रिवॉल्यूशन माइनस क्या, टाइम टेकन टू कंप्लीट 9th रिवॉल्यूशन। तो कितना आ रहा है भाई, तो ये आ रहा है हमारा 10 माइनस में 9.486, परफेक्ट है। बस अब इसको माइनस कर लीजिए, तो कहाँ माइनस करूं मैं, यहीं कहीं साइड में कर लेते। तो ये रहा हमारा 10 0 0 एंड 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट 486 और ये रहा 9, तो माइनस कर देते हैं, ठीक है। कितना आएगा, अब देखो कुछ जाएगा नहीं, तो ये 10 हो जाएगा 9, इसने इसको दिया तो ये था 10, अब ये 10 होके बन गया 9, अगेन ये 1 इसको मिला तो ये बन गया 10, बट इसको बाजू वाले दे दिया तो ये हो गया 9, अगेन ये कितना हो गया 10, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, पॉइंट का पॉइंट, 9 में से 9 गया 0, ये रहा हमारा आंसर। तो ये जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.514 सेकेंड्स। तो टाइम टेकन बाय द आंट टू कंप्लीट लास्ट रिवॉल्यूशन इज 0.514, परफेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ गए। तो ये रहा हमारा 12th क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लीजिए, ओके, डन, यस, मैं रफ करने जा रहा हूं। और बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने जा रहे हैं। तब तक आप क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए, देखिए कि आपको खुद से उसके बारे में क्या समझता है, एंड आफ्टर दैट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। सो अब क्वेश्चन नंबर 13, उसका सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 13 रीड करेंगे। तो ये अगेन से टेक्स्ट बुक क्या कहता है
कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5। व्हाट इज ग्रामोफोन? एक टाइप का डिस्क होता था पहले के जमाने में, ठीक है, उसी को हम सीडी भी कहते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। ओके, तो हमको फ्रिक्शन की वैल्यू दे दिया, मतलब म्यू की वैल्यू दे दिया है। ओके, रेडियस ऑफ डिस्क इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है। एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी अगेन उसने बोला है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कौन सा, एक तो होगा लीनियर वाला और एक होगा हमारा एंगुलर वाला, हम दोनों ही ले सकते हैं, ठीक है। एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर, अगेन वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कहानी है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही क्या करेगा, वो स्लिप करना चाहेगा, उसको बचाना कौन चाहेगा, फ्रिक्शन। अभी देखते हैं हम लोग। फिर क्या कह रहा है, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम, ठीक है। अगेन वही सेम कहानी, तो एक केस को दो बार हमको लेना पड़ेगा। अच्छा, और ये भी कह रहा है यूज g इज इक्वल टू पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, मतलब g की जहां भी वैल्यू आएगी 9.8 मत लिखना, 10 भी मत लिखना, लेकिन पाई स्क्वायर लिख देना, ठीक है। तो चलो करते हैं हम लोग भी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। पहले तो डायग्राम समझते हैं। तो डायग्राम उन्होंने देख रखा है कि ये रहा एक ग्रामोफोन, उसके ऊपर ये रहा सेंटर, और यहाँ कहीं पर मेरा एक पार्टिकल या फिर कॉइन है जो कि पाई सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। और इनका जो कंप्लीट रेडियस, ये जो आर होगा वो दे के रखा है, हाउ मच, आर इज गिवन इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन म्यू इज गिवन एज 0.5, राइट, यस 0.5, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि पहले तो फ्रीक्वेंसी निकालो। तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, देखो कहीं पर भी ना अगर सर्कुलर वाला या फिर रोटेशनल वाला केस आएगा, अगर वहां पर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आप हमेशा ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही निकालना, ठीक है। अब अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गया, जो भी टर्म आया, जो भी वैल्यू आया, उसको आप 2 पाई से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो कंफ्यूज मत हो, हमेशा ना ओमेगा के चक्कर में रहो, ठीक है, कि जैसे ही ओमेगा मिल जाए हम लोग को, वैसे ही क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिल गया तो लीनियर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। निकाल के देखते हैं। तो ये रहा कुछ डायग्राम। तो अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो यहाँ फोर्स क्या लगेगा, mv²/r, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट यहाँ पर ये r कौन सा, ये r नहीं है, ये r है ये वाला डिस्टेंस पाई सेंटीमीटर वाला। क्यों, क्योंकि फर्स्ट केस है, अभी जो कॉइन है वो कहाँ रखा है, यहाँ पर रखा है, इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। अब देखो क्योंकि ये एंगुलर, क्योंकि ये घूमने वाला केस है, ठीक है, तो हम ना यहाँ पर ओमेगा के टर्म में चलेंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने हमसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा है, इसलिए हम ओमेगा ले लेते हैं, क्योंकि ओमेगा ये एक ऐसा पार्ट है। तो अगेन v इज इक्वल टू ओमेगा आर, अगर हम यहाँ पर पुट करते तो मुझे क्या मिलेगा, m ओमेगा स्क्वायर r का स्क्वायर अपॉन r, एक r से एक गया, बचेगा क्या मुझे यहाँ पर, m ओमेगा स्क्वायर r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बचा कौन रहा, उसको फ्रिक्शन, दैट इज म्यू n, दैट इज म्यू mg, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली इक्वेट करके लिख सकते हैं कि ये रहा मेरा म्यू mg इज इक्वल टू हाउ मच, m ओमेगा स्क्वायर r। अगर आप ध्यान से देखो तो m और m कैंसिल हो गया, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो निकालते हैं आराम से। तो इसको उठा के यहाँ करते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन में r। और यहाँ से आप देखोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में म्यू जी अपॉन में r। अब सबकी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू हाउ मच, 0.5, ओके, इनटू जी उन्होंने बोला है कि g इज इक्वल टू यूज पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो हम भी यहाँ पर लिखेंगे पाई का स्क्वायर, ओके। अगेन r, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, दैट इज पाई सेंटीमीटर। पाई सेंटीमीटर में मतलब मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻²। ये सब किस में है, अंडर रूट में है, ठीक है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये और ये कैंसिल, मतलब एक ही कैंसिल हुआ, ओके। एंड यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में 0.5 इंटू एक पाई बचा, तो मैं लिख देता हूँ 3.14 इंटू, अब ये देखो 10⁻² है, तो इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, 10⁻²। एज लाइक हम लोग जानते हैं कि अगर ये 1/a का स्क्वायर है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये बन जाता है a⁻², लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो वही सेम कहानी मैं यहाँ भी कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 100, क्योंकि मैं इसको ऊपर लेके चले गया, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो ये 100 इसको क्या बना देगा, 314 बना देगा। तो यहाँ से जो ओमेगा निकला वो मुझे मिल जाएगा 0.5 इंटू 314, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो और काम आसान हो जाएगा।
तो कहाँ मल्टीप्लाई करें, यहाँ कहीं पर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ साइड में कहीं कर लेते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन। तो ये आ जाएगा 314 इंटू 0.5। तो मल्टीप्लाई करें, 5 4 जा 20, कैरीज 2, 5 1 जा 1 एंड 7, ठीक है, 5 3 जा 15 एंड पॉइंट है, तो ये रहा पॉइंट, तो मतलब 157, ठीक है। तो इसका मतलब हमको यहाँ से जो ओमेगा आ रहा है वो कितना आ रहा है, ओमेगा इज हाउ मच, अंडर रूट में 157, ठीक है। ये तो मेरे को ओमेगा निकल गया, तो मैं यहाँ पर एक बार ओमेगा लिख देता हूँ। ये रहा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में 157। अब ये अंडर रूट में है, ठीक है। कैसे निकाले आगे, आगे सॉल्व करने के लिए क्या करें, एक ही ऑप्शन है, लॉग ले लेते हैं। तो ये रहा टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, ठीक है। क्या करेंगे, लॉग ऑफ ओमेगा विच इज इक्वल टू, अगेन अब आप लोग को पता है हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ कितना 157 रेज टू 1/2, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पर लिख के दिया था। अगेन आगे चलते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, ये 1/2 यहाँ पर आ गया और ये हो गया हमारा लॉग ऑफ 157। अब आप लोग को याद है यहाँ पर कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। तो मैंने आपको बताया था अगर 3 डिजिट है तो हम उसको क्या कहते हैं, 2 लिखते हैं, मतलब 3 डिजिट माइनस 1 डिजिट दैट इज 2, तो 2 पॉइंट लिखेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आ जाएगा 1.2 और मल्टीप्लीकेशन या फिर ब्रैकेट में डाल दो, तो ये कितना आ जाएगा 2 पॉइंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट था। तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि हम क्या कहते हैं 3 डिजिट तो 3 माइनस 1 दैट इज 2। अब क्या देखना है हमको देखना है 15 का 7 में, ठीक है। तो लॉग वाले में आ जाओ, क्या देखना है 15 का 7, तो 15 का 7 इज 1959 और मेन डिफरेंस कुछ है, कुछ नंबर ही नहीं, तो कुछ नहीं देखना है। इसका मतलब क्या होगा 15 का 7th में 1959, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1959, ठीक है, 1959, यस परफेक्ट है। अब क्योंकि ये क्या है, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, बस आप डिवाइड करते हैं तो कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा मुझे 1 पॉइंट, ठीक है। अब ये 1 है तो कुछ भी नहीं आएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, 0.19 है तो ये 9 हो गया, अगेन 1 बचा, 15 है तो ये 7 हो गया, अगेन 1 बचा, 19 है तो 19 होके ये अगेन 9 हो गया, 1 बचेगा, तब उसको हम आराम से 5 लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ रहा है, लॉग ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1.09795। अब ये हमारा लॉग आ गया। अब अगेन क्या करना है, मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, यहाँ पे देखते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, अच्छा यहीं पर लिख देते साइड्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, बस सॉल्व करते हैं, तो ये लॉग से एंटी लॉग गया, बचेगा क्या, सिर्फ ओमेगा दैट इज। अब ये देखना है, तो इसको हम देखेंगे 10 का नहीं सॉरी ये 09 का 7 में और 9 में, ठीक है। तो अगेन हम ले लेते हैं हमारा, तो कितना आएगा, यस एंटी लॉग वाला कॉलम 09 का 7 में 9 में, 9 इज अ मीन डिफरेंस, ठीक है, ये 09, तो 0.09, यस 0.09 का 7th में, 0.09 का 7th में इज 1250, ठीक है, एंड 9 में उसका मीन डिफरेंस, तो 3 का मीन डिफरेंस, इसका मतलब कितना आएगा 1253, क्योंकि ऐड करना है, ठीक है, 1253, तो यहां से आ जाएगा 1253। अब याद है मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी ऑफ एंटी लॉग क्या है, 10⁻², यहाँ पर जो भी होता है उसको हम 1 लिखते हैं, और क्योंकि यहाँ पर ये आ गया आंसर, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं 0.1 लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं एक डिजिट के बाद में, राइट हैंड साइड से, ठीक है, मालूम चला। तो ये रहा हमारा आंसर, किसके लिए, ओमेगा के लिए। तो ओमेगा इज हाउ मच, ओमेगा इज इक्वल टू 12.53। अब आप इसको लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म में चाहिए तो आप इसको क्या करेंगे, इसी को 2 पाई से डिवाइड कर दें और आपका आंसर किस में आ जाएगा, आपका आ जाएगा वो लीनियर फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको n करके लिख लो, f करके लिख लो, जो भी करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपको करना है तो मैं आपको कैलसी से करके दिखा रहा हूँ, ये है मेरे पास में साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो 12.53
डिवाइड विथ कितना 2 पाई, सो 2 इंटू 3.14 कितना आता है 1.99। ठीक है, अगर मैं n की बात करूं, ये n कह लो f कह लो, मैंने इसको 2 पाई से डिवाइड किया तो ये कितना आ रहा है 1.9952। बच्चों आई होप आप लोग को यहाँ तक दिखता होगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ऊपर यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, तो ये है हमारा हर्ट्ज में। ओके ठीक है, तो ये क्या है, या तो आप फ्रीक्वेंसी में कह लो या तो आप इसमें कह दो, बात एक ही है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह लो या फिर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कह लो, बात एक ही है। तो हमको यहाँ से क्या मिला, n इज इक्वल टू हाउ मच, या फिर f इज इक्वल टू 1.9952। आप अगेन इसको लॉग से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों का थोड़ा टाइम बचाने के लिए इसको लॉग से कैलसी से कर दिया। ठीक है, तो ये रहा मेरा एक फ्रीक्वेंसी मिल गया, किसके लिए, जब हमारा कॉइन कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, अब वो कहते हैं क्वेश्चन में कि बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। तो रिम पे रख लेते हैं अगले केस में। ठीक है, अगले केस में हम रिम पे रख लेंगे और देख लेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो आप ये बात लिख लीजिए, इसके बाद मेरे को वापस ये जगह की नीड है। अगेन मैं यहाँ पर पहले ओमेगा की वैल्यू लिख दूं जो पहले ओमेगा आया था, क्योंकि बाद में उन्होंने पूछा फैक्टर, तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो उस डिवीजन के पार्ट के लिए मैं इसको लिख के पहले से यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, अब इसे लिख लीजिए। ठीक है, यस मैं रफ करने जा रहा हूं। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारा वही पार्टिकल रिंग पे रखा हुआ है तो क्या आ जाएगा। तो अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे कर देते हैं, बाकी सब तो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पर अब ये रहा डायग्राम कुछ ऐसे कि ये जो बॉक्स है, ये जो कॉइन है वो यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर है, और ये रहा मेरा आर, दैट इज 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या लग रहा है mv² इक्वल टू दिस सेंटर। तो अगेन वही सेम कहानी, दोनों को इक्वेट करते हैं। यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन का फोर्स। ओके, सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाउ मच mv²r, या फिर μmg इज इक्वल टू हाउ मच m⍵²r। ठीक है, अगेन m से m गया, अगेन यहाँ से मुझे क्या ओमेगा निकालना है, तो ω² इज इक्वल टू हाउ मच μg/r। ठीक है, अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा μg/r अंडर रूट में। अब सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच अंडर रूट में म्यू की वैल्यूज 0.5 इंटू जी की वैल्यूज पाई का स्क्वायर बोला है उन्होंने, अगेन आर का स्क्वायर आर, तो यहाँ से आर कितना आएगा, आर इज हाउ मच 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10⁻², क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में। ठीक है, अगेन अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करें, इसको सब कुछ ऐसे करने, तो यहाँ से हो जाएगा ये ओमेगा इज इक्वल टू, बस इस 10 को ऊपर कर दो 10⁻² को, तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू 100। ठीक है, और डिवाइड विथ 8। ठीक है, अब आप इसको चाहो तो आप इसको ये 100 को इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से मुझे मिल जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में, एक 10 ने इसको 5 बना दिया, दूसरे ने इसको 5 बना 50 बना दिया, तो 50 इंटू 3.14 का स्क्वायर अपॉन में 8। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये कैलकुलेशन कैसे करना चाहोगे। ठीक है, जैसे अगर आप लॉग का टेबल यूज करना चाहो तो आराम से लॉग टेबल यहाँ से ले लो, आसान है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इस 8 को 50 से डिवाइड कर दो और आफ्टर दैट आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो वहां से भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक बार इस थोड़े से हार्ड कैलकुलेशन को लॉग से कैसे करते हैं मैं आपको ये बता दूं, एंड आफ्टर दैट हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो चलो फिर हम लॉग से यूज करते हैं इसको। तो मैं यहां पर यूज करूंगा टेकिंग log on both the sides, ठीक है, तो क्या आ गई है हमारा यहाँ से, तो हम लेंगे log ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, बच्चों अब मैं थोड़ा सा ना 1-2 स्टेप थोड़ा सा स्किप करता हूँ। ठीक है, इजी बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा 1/2, डायरेक्टली कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ना मैं डायरेक्टली सब प्रॉपर्टी एक ही साथ यूज कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आप देखो तो ब्रैकेट में सबसे पहले तो आ जाएगा log ऑफ कौन सा 50
ठीक है। अगेन बीच में क्या है, प्लस है, इनटू है, तो इसका मतलब ये प्लस हो जाता है, तो ये होगा लॉग ऑफ कितना 3.14 का स्क्वायर। ठीक है। अगेन ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है तो लॉग की प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहता है, माइनस में हो जाएगा ये लॉग ऑफ 8। ठीक है। अगेन अब इसको आप आराम से लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 1/2, और हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 50 प्लस ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 3.14 माइनस ये हो जाएगा लॉग ऑफ 8। ठीक है। अब इसको आप करना चाहें तो कैसे करेंगे, सबकी लॉग की वैल्यू ले लीजिए, 1/2 कितना आएगा लॉग ऑफ 50। सो ये रहा लॉग ऑफ 50। लॉग ऑफ 50 यहाँ पर कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, इसका मतलब ये कितना लिखूं मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 पॉइंट लॉग ऑफ 50, तो 56990। ठीक है, 6990 प्लस ये रहा 2। ठीक है। और अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, अब देखो ये 2 जो है ना ये मल्टीप्लीकेशन में हमेशा याद रखना। ठीक है। या फिर आप चाहो तो ये 1/2 सबको दे दो, तो ये देखो ये 1/2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 डिजिट काउंट मत करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना पॉइंट के पहले जितना डिजिट होता है हम सिर्फ उसको ही लेते हैं। अगेन प्रॉपर्टी ऑफ लॉग है ये। मैं आपको ना इसका डिटेल वर्जन कहाँ सिखाऊंगा, जब मैं हाउ टू लॉग में बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि पॉइंट के जो पहले नंबर होता है हम उसी को डिजिट काउंट करते हैं। तो यहाँ पर डिजिट कितना है, एक ही डिजिट है, तो 1 - 1 इज 0, तो इसका मतलब ये कितना आएगा 0 पॉइंट। अब किसमें देखो 31 का 4 में, तो 31 का 4 में, यस 4969, 31 का 4 में 4969 माइनस लॉग ऑफ 8, अगेन 1 डिजिट है तो 0 पॉइंट कितना 8 का मतलब 80 में देखो। ठीक है। तो 80 में कितना आएगा 9031। ठीक है। अगेन ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। ठीक है। तो ये रहा लॉग। ओके। अब क्या कर सकते हो आप, ये 1/2 सबको दे दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर, यहाँ से आ जाएगा, पहले तो ये 1/2 आप इसको दोगे तो ये होगा 1/2 इंटू 1.6990 प्लस यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 0.969 माइनस ये 1/2 आप इसको भी दोगे तो ये हो जाएगा इंटू 0.9031। ठीक है। बस अब सॉल्व कर देते हैं, तो ये रहा, इससे कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा 16, 0.8 16 हो गया, यहाँ से कितना 4, अगेन यहाँ से कितना 1 बचा 19। ठीक है। अगेन 1 बचा 5। ठीक है। ओके। ये तो कुछ भी नहीं है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2, सो ये हो जाएगा 0.9 का 4, अगेन बचा कितना 1 0, तो ये 5, अगेन ये 3 के लिए 1, अगेन 1 बचा तो 1 के लिए कितना आ जाएगा 5, मतलब 11 के लिए 5। ठीक है। अगेन एक 1 बचेगा बट ठीक है, उसके आगे हमको नीड ही नहीं है। ओके। तो अब जरा हम इसको प्यार से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 0.8495 प्लस 0.4969 माइनस 0.4515। ओके। अब इन दोनों को ऐड करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो पहले मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो ऐड करने पे मुझे मिल रहा है 9 + 5 इज 14, दैट इज कैरी 1, 9 + 6 इज 15 प्लस 1 कैरी इज 16, अगेन 1 कैरी, 4 + 9 is 13, 13 plus 1 carry is 4, 14, again 1 carry, 4 plus 8 is 12, 12 and 1 is 13, again 1 carry, again ये कितना आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस में 0.4515। अब इसको माइनस करना है, तो माइनस में यहाँ पर कर लेता हूँ 1.3464 और यहाँ से कितना 0.4515, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 यहाँ पर 4515 माइनस करें तो कितना आएगा, ये 4 में से नहीं जाएगा 14, 14 में से 5 गया 9, ये 5 बन जाएगा, 5 में से 1 4। ठीक है। अगेन 4 में से ये नहीं जाएगा, इसने इसको कैरी दिया तो ये 14, 14 में से 5 गया 9, अगेन ये 2 तो ये 12 है। ठीक है। 12 में से 4 गया 8। ठीक है। तो मैं इसका जो फाइनल आंसर ये हो जाएगा लॉग ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 0.8949।
तो हम लोग इसका भी एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है। ओके, सो सबसे पहले तो लिखेंगे कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है, कितना आ रहा है वो पार्ट, तो लिख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा ओमेगा विच इज इक्वल टू, अब किस में देखना है, 89 का 4 में 9 में, तो एंटीलॉग में आ जाओ। एंटीलॉग में 89 का 4 9 में, 89 यस 89 का 4 में, 89 का 4 में 7 8 3 4, ठीक है, एंड 9 इज अ बीन डिफरेंस, तो 9 बीन डिफरेंस मतलब 16, ठीक है। तो इसको हम जरा ऐड करते हैं, तो कितना आ रहा है हमारे पास में, ये जो लॉग आ रहा है, एंटी लॉग आ रहा है वो 89 का ना 4 में, 89 का 4 में इज 7 8 4, एक सेकेंड, 7 8 4 में 7 8 3 4, 7 8 3 4, ठीक है। और जो इसका 89 का 4 में, 89 का 4 में 7 8 3 4, 7 8 3 4 एंड मीन डिफरेंस इज 9, तो ये 16 है, तो 16 इसके अंदर ऐड करते हैं, तो कितना आएगा, 4 + 6 0, 3 + 1 इज 5, अगेन 1 कैरी के साथ में, ठीक है। ये 16 है ना, हाँ ठीक है 16 है, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा 8 और ये 8 और ये 7, तो 7 8 5 0, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 7 8 5 0, ठीक है। अगेन आप लोग को याद होगा 10⁻1 यहाँ पर नहीं 0, क्यों यहाँ पर, क्योंकि 0 है, और अगर यहाँ पर एक पॉइंट 7.850, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लॉग लेते हैं तो, ठीक है। अब अगर मैं इसका आंसर देखूं तो इसका जो आंसर आता है ये कुछ इसके आसपास आ रहा है, ये कितना, ये मेरा ओमेगा निकल गया, ठीक है। तो जो ओमेगा आया वो आया 7.850, इसको मैं लिख सकता हूँ रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। समझ गए ना कैसे करना है इसको हम लोग को, ओके। अब जरा इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब मुझे ना थोड़ा सा ये वाला पार्ट रफ करने की होता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने पूछा था बाय व्हाट फैक्टर, वो डिपेंड करेगा, बाय व्हाट फैक्टर इट विल आंसर चेंज। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने एक काम करो, इसको n1 f1 मान लिया था, तो इसको क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो, और इसको ना 2 मान लो। अब अगर आपको चाहिए कि सर अगर मैं ये निकालना चाहूँ, फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ लीनियर के केस में, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको 2 पाई से डिवाइड करता हूँ तो अगेन साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो वो आ जाएगा मेरे पास में 7.850 डिवाइड विथ 2 × 3.14, तो ये मुझे मिल रहा है 1.25, ठीक है। तो क्या लिखूं मैं इसको, दैट इज N2 या फिर F2 विच इज इक्वल टू 1.25, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहो तो, अदरवाइज नो नीड, ठीक है। सो बस अब इन दोनों को डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली। तो एक बार मैं ये पार्ट रफ कर रहा हूँ, तो इसको डिवाइड करके आप लोग को बता दूँ। आई होप बच्चों आपने इसे कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। सो ये ऊपर का पार्ट भी मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, और मुझे निकालना है बस ω2/ω1 या फिर F2/F1, ω2/ω1 या फिर आप कह लो इसको F2/F1 या फिर N2/N1, बात सबका एक ही है। ω/2, ω2 कितना है, 7.850 डिवाइड विथ कितना, ω1 इज 12.53, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो अगेन आप इसको ना लॉग से कर सकते हो, ठीक है। लॉग से हम कैसे डिवाइड करेंगे, अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स करके कर सकते हो आराम से, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा डायरेक्टली कर दें, 7.850 डिवाइडेड विथ 12.53, यस। तो मुझे जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 6264 ω2/ω1 इज इक्वल टू 0.6264, ये मुझे आंसर मिल रहा है। और भी आगे नंबर्स है, दैट इज 964086, बट इसकी नीड नहीं है, हम सिर्फ ये 4 डिजिट लेंगे, तो जो हमारा आंसर आ रहा है 6264, ठीक है 64 ये। और अल्टीमेटली हम इसको लिख सकते हैं कि ω2 इज इक्वल टू 0.6264 ω1,
ठीक है, और ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू लॉग। अब आप लोग हमेशा याद रखना कि लॉग जो होता है ना उसमें ना कहीं पॉइंट का थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पर 6 है तो हो सकता है 5 आ जाए, यहाँ पर 3 2 वॉट एवर, मतलब थोड़ा सा 1-2 पॉइंट का ऊपर नीचे चलता है। क्यों? क्योंकि ये हमको एक अप्रॉक्स वैल्यू देता है। ओके, आप इसे हमेशा याद रखना, और आप इसे आराम से लॉग से भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आपको इसके अंदर लॉग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा जब आप इसका एंटी लॉग लोगे। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है, छोटा नंबर है, नीचे क्या है, बड़ा नंबर है, तो आपको ये आएगा थोड़ा सा तकलीफ। बट इसके लिए ना हम अपना जो डिटेल वर्जन है, डिटेल वाले लॉग में हाउ टू यूज लॉग, उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको हम डील कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर में, अच्छा एक सेकंड, और भी यहाँ पर जो आंसर लिखा है फर्स्ट के लिए उन्होंने लिखा है आंसर इज 2.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, जो कि गलत है, ठीक है। क्योंकि हमारा कितना है था फर्स्ट के लिए 1.99, इसको हम अप्रॉक्स में 2 लिख सकते हैं। अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो इसको मैं 2 हर्ट्ज लिख सकता हूं। अगर मैं इसको ओमेगा के टर्म से बात करूं तो 12.53 रेडियन पर सेकंड की बात करूंगा, ठीक है। या फिर इसी को 2 पाई से डिवाइड करके मैं यही कह दूं कि ये क्या है 1.9952 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है। समझो आप थोड़ा सा बात को, ठीक है। तो इनका जो आंसर है वो गलत है, और जो सेकंड लिखा है वो भी ऑलमोस्ट गलत है, बट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है। जो सेकंड कह रहा है n2 इज इक्वल टू n1 या फिर ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1, तो ये क्या है, हाफ है। तो ये अप्रॉक्स में 0.5 होता तो हम लिख सकते थे कि वो हाफ है, बट 0.6264 है। ये एकदम करेक्ट आंसर है। हमारे बुक में कभी कभी मिस प्रिंट होता है, ठीक है। ओके, तो बच्चों आई होप आप लोग को ये आज का लेक्चर पूरा समझा होगा। हमने 2 क्वेश्चन किए विद द हेल्प ऑफ लॉग। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ही लंबा मेथड है, लेकिन एक बार आप इससे यूज टू हो जाओगे ना तो बहुत ही आसान आपको लगेगा, ठीक है। एक बात और भी बच्चों, मैक्सिमम ना जो आप हमेशा लॉग के ऊपर डिपेंड मत करना, जहां तक पॉसिबल हो आपको कैलकुलेशन करना, वहां तक आप हमेशा कैलकुलेशन करना, ठीक है। उसके बाद जहां पर कहीं पर ऐसा लगे कि यार इसके आगे नहीं आ पा रहे हैं, उसके बाद आप लॉग को यूज करना, ठीक है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि जब हम जेई नीट या फिर एमएसटी सीटी की तैयारी करते हैं तो वहां पर जब कैलकुलेशंस आते हैं वहां पर हमको लॉग टेबल नहीं मिलता, तो हमको जो भी करना होता है अपने दिमाग से करना होता है। तो इसीलिए हम जितना भी प्रैक्टिस करेंगे अभी जो मैनुअल कैलकुलेशन होता है उतना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपको इसके अगले पार्ट में। उसके अगले पार्ट में हम जितने भी और न्यूमेरिकल्स बच्चे हैं उसको आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ओके।